हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च इन साइकोलॉजी और आज के लेक्चर में हम तीनों मेजर टाइप्स को कवर करेंगे। पहले हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में, फिर कोरिलेशनल रिसर्च के बारे में बात करेंगे एंड देन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में। तो ये लेक्चर डिटेल्ड होने वाला है, आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से। बेसिकली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक ऐसी रिसर्च टाइप है जिसमें रिसर्चर सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, यानी सिर्फ देखता है और डेटा कलेक्ट करता है बिना किसी इंटरफेरेंस या मैनिपुलेशन के। मतलब किसी भी सिचुएशन को उसी फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है जैसे वो नेचुरली होती है। इस तरह की रिसर्च में रिसर्चर का जो मेन एम होता है वो होता है डिस्क्राइब करना किसी बिहेवियर या फिनोमेना को, नॉट टू एक्सप्लेन इट, व्हाई इट हैपेंस और व्हाट कॉजेज इट। उसका सिर्फ काम होता है डिस्क्राइब करना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा कि जैसे अगर हम देख रहे हैं कि लोग मॉल में कैसे रिएक्ट करते हैं जब उन्हें डिस्काउंट मिलता है, हम उनका बिहेवियर सिर्फ नोट कर रहे हैं, उन पे कोई भी इफेक्ट या चेंज नहीं डाल रहे। सपोज हम कोई ऐसी जगह सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर डिस्काउंट लगा हुआ है और वहाँ पर खामोशी से बैठ के उनके बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करेंगे और डेटा कलेक्ट कर लेंगे। हम देखेंगे कि वो लोग डिस्काउंट को देख के कैसा बिहेवियर शो करते हैं या कैसे एक्ट करते हैं। अच्छा, इस डेटा कलेक्शन के कुछ कॉमन मेथड्स होते हैं जैसे केस स्टडीज, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, सर्वेज। अच्छा, पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने इनको थोड़ा बहुत कवर किया था, लेकिन आज मैं फिर से इन तीनों को एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में इनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो पहले नंबर पे आ जाता है केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ एक ऐसा मेथड है जिसमें रिसर्चर किसी इंडिविजुअल या स्मॉल ग्रुप का डीप और डिटेल्ड एनालिसिस करता है। ये मेथड तब यूज़ होता है जब हमें किसी स्पेसिफिक केस को बहुत गहराई से समझना होता है, जैसे किसी पेशेंट की अनयूजुअल साइकोलॉजिकल कंडीशन या एक यूनिक ट्रॉमा एक्सपीरियंस। सपोज इसमें आप एक एग्जांपल ले लें कि एक बच्चा है किसी रेयर मेंटल डिसऑर्डर के साथ, तो उसकी पूरी हिस्ट्री, बिहेवियर, इन्वायरमेंट सब कुछ डीपली स्टडी किया जाता है। इससे कहते हैं केस स्टडी। अच्छा, सेकंड मेथड आ जाता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। इस मेथड में रिसर्चर किसी भी नेचुरल इन्वायरमेंट में जाके लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है, बिना किसी चीज़ को चेंज किए, बिना किसी चीज़ को कंट्रोल किए, बिना किसी चीज़ को हाथ लगाए। ठीक है, जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स का बिहेवियर देखना या पार्क में फैमिलीज़ के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको नोट करना। रिसर्चर इन लोगों की एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करता है एज दे आर, मतलब जैसे वो हैं वैसे ही रिकॉर्ड की जाती हैं, ना उनसे बात की जाती है, ना उनका कोई भी जो वेरिएबल है वो कंट्रोल किया जाता है, यानी नेचुरल और रियलिस्टिक सेटिंग में होता है सब कुछ। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप रियल बिहेवियर को देखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आप कुछ मैनिपुलेट नहीं करते, तो कॉजेलिटी नहीं समझ सकते इसमें आप। अच्छा, थर्ड मेथड आ जाता है सर्वे। सर्वे एक बहुत ही कॉमन मेथड है जिसमें रिसर्चर लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं, मोस्टली थ्रू फॉर्म्स, क्वेश्चनियर्स या इंटरव्यूज के होते हैं। इन क्वेश्चंस का एम होता है कि उनके ओपिनियन, बिलीव्स या फीलिंग्स को समझा जाए। जैसे आप स्टूडेंट से पूछते हैं कि वो स्ट्रेस कब ज़्यादा फील करते हैं, एग्जाम्स के टाइम या प्रेजेंटेशंस के वक्त। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वेज में कभी कभी बायसनेस का रिस्क होता है। लोग हर दफ़ा सच नहीं बोलते या क्वेश्चन को गलत समझ लेते हैं। सपोज़ मैंने एक जगह पे एक रिसर्च पढ़ी थी एक लड़की की, और उसने कुछ लोगों से डेटा कलेक्ट किया हुआ था और उसमें क्वेश्चन था कि समटाइम्स आई फील ब्लू। तो उससे जब किसी ने क्वेश्चन किया कि आपका इससे क्या मुराद है, आप क्या कहना चाहती हैं, तो उस लड़की को खुद भी नहीं पता था कि आई फील ब्लू का क्या मतलब बनता है। तो उसने बच्चों को भी ऐसे ही बोला, जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको भी ऐसे ही बोला कि नीला पड़ जाता हूँ मैं। तो उसका जो डेटा कलेक्शन है वो पूरा गलत है, क्योंकि उसको ना तो खुद ही उस क्वेश्चन की समझ है, ना पढ़ने वाले को उसकी समझ है। और कभी कभी आप सुपरवाइज नहीं कर रहे होते कि लोग पढ़ के कर रहे हैं या पढ़े बगैर कर रहे हैं, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि बहुत सारे लोग बस जान छुड़ाने के लिए टिक करते जाते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा एक बायसनेस की कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा, ये मेथड्स थे, लेकिन आप लोगों ने एक और चीज़ याद रखनी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किसी भी चीज़ का कॉज एंड इफ़ेक्ट नहीं बताती। मतलब अगर हम देख
रहे हैं कि एक ग्रुप ज़्यादा एंशियस है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उनका एनवायरनमेंट ही एंजाइटी की वजह से है या उसके पीछे उनकी एंशियसनेस के पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि हमने कुछ भी मैनिपुलेट नहीं किया, तो हमें पता भी नहीं है, तो हम कॉज एंड इफ़ेक्ट बता ही नहीं सकते। तो इसकी अगर मैं एक आप लोगों को एग्जांपल दूँ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, तो सोचें अगर आप रिसर्चर हैं जो पार्क में बच्चों को खेलते हुए ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप सिर्फ नोट कर रहे हैं कि वो किस टाइप का खेल पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा बच्चे स्विंग पे जा रहे हैं या ज़्यादा बच्चे आपस में खेल रहे हैं, किस टाइम पे आते हैं ज़्यादा बच्चे, किस तरह का इंटरेक्शन होता है इनका बच्चों के साथ, यानी कि ऐसे बच्चों के साथ जो इनके हम उम्र होते हैं या ऐसे बड़ों के साथ जो वहाँ पे वॉक शॉक कर रहे होते हैं। तो आप उनके एनवायरनमेंट या बिहेवियर में कोई तब्दीली नहीं ला सकते, ना लाते हैं, सिर्फ आप नोट करते हैं कि इन बच्चों का पार्क में आने के बाद क्या बिहेवियर है, ज़्यादा टाइम ये खेलते हैं, बैठे रहते हैं या किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं या फिर बस देखते रहते हैं पार्क में कि क्या हो रहा है। अच्छा, सेकंड मेथड आ जाता है कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च एक ऐसी रिसर्च टाइप है जहाँ पर हम दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को मेजर करते हैं, यानी देखते हैं कि क्या दोनों चीज़ों में किसी ना किसी तरीके का लिंक है या दोनों चीज़ों के बीच में कोई एसोसिएशन है, कोई कनेक्शन है या नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रही हूँ क्या नींद जो हमारा स्लीप पैटर्न है और जीपीए है, आप ये दोनों आपस में कनेक्शन रखते हैं या नहीं रखते। मैं देखना चाहूँगी कि जो लोग ज़्यादा सोते हैं उनका जीपीए अच्छा होता है, जो लोग कम सोते हैं उनका जीपीए अच्छा होता है, या जो मीडियम स्लीप लेते हैं या जो अच्छी स्लीप लेते हैं उनका जीपीए अच्छा होता है, यानी किसी तरह का इन दोनों के दरमियान कनेक्शन है या नहीं है। तो अगर हम कहते हैं कि जिस स्टूडेंट की नींद पूरी होती है उनका जीपीए भी अच्छा होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों वेरिएबल्स पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं। अच्छा, कोरिलेशन का जो स्कोर होता है वो फ्रॉम -1 टू +1 होता है। जो +1 का मतलब है वो होता है कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ बढ़ रहे हैं। ठीक है, और -1 का जो मतलब है वो होता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है। और इनके दरमियान एक चीज़ आती है ज़ीरो का मतलब है नो रिलेशनशिप, यानी कोई क्लियर रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा, इनमें देखें कि जो +1 वाले हैं, इस परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है कि दोनों वेरिएबल साथ बढ़ते हैं, यानी अगर मेरी नींद ज़्यादा है तो मेरा जीपीए भी ज़्यादा है। ठीक है, और अगर -1 है तो एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, यानी कम होता है। ठीक है, तो अगर -1 है तो एक बढ़ता है दूसरा कम होता है, यानी अगर मेरी नींद ज़्यादा होगी तो मेरा जीपीए कम होगा, अगर मेरा जीपीए ज़्यादा होगा तो मेरी नींद कम होगी। यानी ऐसा भी हो सकता है ना कि जो स्टूडेंट्स नींद ख़राब करके पढ़ते रहते हैं उनका जीपीए अच्छा आता है, तो दैट मीन्स कि उनकी स्लीप जो है वो कम हो रही है और इनकी जो जीपीए है उनका वो इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, ज़ीरो का मतलब होगा कि फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप सो रहे हैं या नहीं सो रहे, आपका जीपीए जो आना है वो आना है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कोई किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, कोरिलेशन डज नॉट मीन कॉजेशन, यानी अगर नींद और जीपीए कोरिलेटेड हैं तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि नींद ही जीपीए का रीज़न है। हो सकता है कि कोई तीसरा फैक्टर हो, जैसे टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस लेवल, या जो दोनों पे इफ़ेक्ट डाल रहा हो, यानी मेरी अपनी एक इंटेलिजेंस भी हो सकती है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, मुझे अच्छा इन्वायरमेंट मिला हो पढ़ने के लिए, या टाइम मैनेजमेंट मेरी अच्छी है, मैं शुरू से कवर करती आ रही हूँ, या मेरे अंदर स्ट्रेस लेवल बहुत लो है तो मैं स्ट्रेस लिए बगैर प्रिपेयर करती हूँ, जितना करती हूँ अच्छा करती हूँ। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दे के समझाऊँ तो सपोज़ करें कि स्लीप और जीपीए पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं, लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये है कि जब नींद बढ़ती है तो जीपीए भी बढ़ता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि नींद बढ़ने से जीपीए ज़रूर इम्प्रूव होगा। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो ज़्यादा सोएंगे तो उनके जीपीए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा सोना जीपीए अच्छा लाने की एक रीज़न है। ठीक है, इस वजह से कोरिलेशनल रिसर्च यूज़फुल है पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझने के लिए नहीं है। अच्छा, थर्ड हम बात करते हैं थर्ड टाइप के बारे में, जो कि है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल और रिलायबल मेथड माना जाता है। जब हमें किसी चीज़ का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझना हो, यानी किस चीज़ ने किस चीज़ को इन्फ्लुएंस किया है, तब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरफ जाते हैं। इस टाइप की रिसर्च में एक्सपेरिमेंटर खुद जाकर वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करता है, यानी रिसर्चर डिसाइड करता है कि किसको क्या मिलेगा और
किस कंडीशन में होगा।